जय हिंद साथियों। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों सेकेंड चैप्टर यानी पोलिनोमियल बहुपद, जिसका ये पहला वीडियो होगा। दोस्तों हम लोग का इस चैनल पे लक्ष्य होगा दोस्तों कि हम लोग जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक के मैथ को समझाएं। उसमें आपका एनसीईआरटी भी होगा, आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल जैसे बुक से भी क्वेश्चंस उठाए जाएंगे। और सबसे खास बात इस वीडियो की कि आपको बोर्ड एग्जाम में 10 साल से लगातार पूछे गए क्वेश्चंस को भी कराऊंगा, जिसमें आपका बोर्ड एग्जाम के हर सवाल भी तैयार होते चले जाएंगे कि बोर्ड एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। वीडियो के अंत में दोस्तों एक ऐसी खास टेक्निक बताई जाएगी जो टॉपर इसको यूज करते हैं दोस्तों, ताकि उनका परफॉर्मेंस आप हर बार देखोगे 95% से बेहतर ही होता है। कुछ ऐसी खास तरीके होते हैं जिसे अपना करके आप भी बेहतर मार्क्स ला सकते हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग बेसिक में क्या क्या सीखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों बेसिक में ही आपको बता देना चाहूंगा कि इतना तगड़ा समझाने वाला हूं दोस्तों कि मैं गारंटी के साथ कहता हूं आधा से ज्यादा चैप्टर तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा आपका, केवल बेसिक में एनसीईआरटी खत्म हो जाएगा। ये मैं एक चैलेंज के साथ कहता हूं, देख लीजिएगा। अगर मेरी बात सही ना लगे तो आप वीडियो दोबारा मत देखिएगा मेरा, लेकिन भरोसे के साथ इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा दोस्तों। अब दोस्तों आ गए हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझेंगे दोस्तों कि बहुपद कितने तरह के होते हैं, यानी पोलिनोमियल कितने तरह का होता है, जिसमें सबसे पहला हम समझेंगे दोस्तों रैखिक बहुपद यानी लीनियर पोलिनोमियल क्या है। बहुत ही इजी सा है दोस्तों। जिसका घात यानी डिग्री, घात का मतलब होता है जैसे x के पावर 3 है, तो जो पावर 3 है दोस्तों इसे ही घात या फिर डिग्री कहते हैं। याद रखिए, जिसकी घात अधिकतम 1 होगी, जिसकी पावर क्या होगी, 1 होगी दोस्तों, वो होता है रैखिक बहुपद यानी लीनियर पोलिनोमियल। जैसे यहां देखिए x के पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। x के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, इसलिए रैखिक बहुपद होगा। यहां x के पावर में कुछ नहीं है, y के पावर में कुछ नहीं है, तो क्या छुपा हुआ है इसके पास, 1 है, इसलिए रैखिक बहुपद होगा। जैसे यहां देखिए द्विघात बहुपद क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है। जैसे कोई इस तरह के इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पे आप देखिएगा अधिकतम घात कितना है, यहां पे अधिकतम घात यहां पे कितना है, 2 है। अधिकतम घात यहां पे कितना है दोस्तों, 2 है, इसलिए जिसका अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, सबसे बड़ी डिग्री कितनी हो, 2 हो, तो समझ लीजिए उसे द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। जैसे देखिए इस समीकरण को देखिए, इसमें अधिकतम घात कितना है, 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद है। नाम में ही द्वि लिखा है, घात का मतलब डिग्री, द्वि का मतलब 2, क्वाड्रेटिक का मतलब 2। समझ में आया। इसलिए ऐसा इक्वेशन जब भी आपको दिख जाएगा जहां पे अधिकतम पावर 2 होगा तो क्या होगा दोस्तों, द्विघात बहुपद होगा। उसी तरह त्रिघात बहुपद मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आपको समझ में आने लगा होगा कि त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पोलिनोमियल जो होता है उसमें अधिकतम घात कितना होगा दोस्तों, अधिकतम घात इसका 3 होगा। इसमें अधिकतम घात देखिए, यहां 2 भी है पावर में, यहां 3 भी है पावर में, तो 2 का मतलब ये नहीं है कि आप क्वाड्रेटिक बोल दोगे, द्विघात बोल दोगे, नहीं। अधिकतम पावर कितना है, अधिकतम पावर कितना है दोस्तों, 3 है, इसलिए अधिकतम पावर 3 है तो क्या हो जाएगा, ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। तो आपने दोस्तों लीनियर पोलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है, आपने समझ लिया होगा। चतुर्थ घात बहुपद यानी पावर 4 हो जाएगा अधिकतम, ठीक है। इस तरह से आप आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आपने बहुपद के प्रकार सीख लिया दोस्तों, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहां पे समझते हैं कि एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। इस तरह से क्वेश्चन आता है दोस्तों कि आपको ग्राफ बना के दे देता है और कहता है बताइए कौन सा बहुपद है, रैखिक है, द्विघात है या त्रिघात है। तो याद रखिएगा, इसका ग्राफ भी सीख लीजिए। रैखिक बहुपद जब भी होगा तो उसका ग्राफ जो होगा, जैसे एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है, ये तो आपको पता ही होगा। ये सीधी वाली लाइन क्या होती है, एक्स एक्सिस वाली होती है, और ये जो ऐसे खींच रहा हूं ये वाई एक्सिस वाली होती है, एक्स होता है, और ये एक्स डैश होता है, ये वाई होता है, वाई डैश होता है। अगर इस पे, ये तो हो गया एक्सिस, ठीक है, इस पे अगर कोई तीसरी लाइन खींची गई है और वो इस तरह से सीधे खींची गई है, कैसे, सीधे दिख रहा है कि नहीं, ये तीसरी लाइन इस तरह से, चाहे ऐसे भी हो सकता है या फिर इधर से खींची गई हो, ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसे खींची गई हो, ये भी हो सकता है। जब भी सीधी लाइन खींची गई, ये जो सीधी लाइन खींची गई है तो समझ लीजिए रैखिक है। रैखिक का मतलब लीनियर, लीनियर एक लाइन में, एक सीधे में। जब भी ग्राफ आपको सीधे दे दिया जाए तो आप कहेंगे कि ये रैखिक बहुपद का ग्राफ है। और जब द्विघात की बात आए है, यू कैसा दिखता है, ऐसे। जब भी इस तरह का ग्राफ दिखे
जब भी इस तरह का पैराबोलिक शेप में परवलय के आकार का ग्राफ दिखे तो समझ लीजिए द्विघात का ग्राफ है। किसका है? द्विघात का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्यूबिक की बात आएगी तो क्यूबिक में याद रखिएगा, क्यूबिक में दोस्तों हर बार इस तरह से आपको टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ देखने को मिलेगा। क्यूबिक में कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा दोस्तों। याद रखिए एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा आपका, तो या तो रैखिक पूछा जाएगा या तो द्विघात का ग्राफ पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों यहां तक आ गए हो तो इस टॉपिक को ध्यान से देखना दोस्तों कि शून्यक यानी जीरोज ये बहुत ज्यादा खास है, आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि जीरोज बहुत ज्यादा यूज होगा, आपको सवालों के बीच में यह शब्द देखने को मिलता है दोस्तों। इसलिए हम जीरोज का मतलब समझेंगे कि शून्यक का मतलब क्या होता है। आइए समझते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए आपके पास 2x - 4 दे दूं इस तरह से, ठीक है, 2x - 4 दे दूं। अब कोई पूछे जीरोस का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने दिया है 2x - 4 बराबर 2x - 4 दिया है, ठीक है। अब आपको सोचना पड़ेगा कि इस x के जगह पे ऐसा क्या मान रखूं मैं कि पूरा वैल्यू 0 हो जाए। तो आप कहोगे कि सर यहाँ 4 है माइनस में और यहाँ 2 है, x के जगह पे अगर आप 2 रख दोगे, x के जगह पे कितना रख दोगे? 2 अगर मैं रख दूं x के जगह पे, कितना रख दूं x के जगह पे? 2, तो कितना हो जाएगा? x हटाऊंगा तो 2 हो जाएगा और गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 -4 बराबर 0 हो जाएगा। यानी हमें खुद से सोचना पड़ता है कि हम यहाँ पे x के जगह पे क्या ऐसा रख देंगे कि पूरा वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो ये 0 लाने के लिए x का वैल्यू आपने क्या रखा? तो आप कहोगे 2 रखा। यही तो है इसका शून्यक, यही तो है इसका शून्यक। समझ में आ रही है मेरी बातें? अब मान लीजिए इस तरह से अगर थोड़ा इस तरह बार बार इस तरह देने लगे तो क्या आप हर बार सोचोगे दोस्तों कि मैं x के जगह पे क्या रखूं? नहीं ना। तो इसका एक टेक्निक है शून्यक निकालने का। जब भी शून्यक निकालने की बात आएगी तो आप हर बार थोड़ी नहीं इतना सोचोगे कि x के जगह पे क्या रखूं भैया कि 0 हो जाए, क्या रखूं कि 0 हो जाए, क्या रखूं कि 0 हो जाए। ऐसा तो बार बार सोचोगे नहीं, तब तक तो बहुत समय निकल जाएगा आपका। तो उसके लिए एक मजेदार तरीका बताता हूं। जब भी आपको शून्यक पूछा जाता है कि बताओ इसका शून्यक क्या होगा, इसका जीरोस क्या होगा, तो ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए यहां पे पूछ दिया गया कि इसका शून्यक क्या होगा, तो ज्यादा कुछ मत करिए। जब इसका आंसर लिखेंगे यानी जब शून्यक की बात आएगी, जब इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आप 5 लिखिए, x लिखिए, माइनस में 13 लिखिए, जो है उसे उतार दीजिए। इतना कर पाएंगे? बराबर में 0 लिख लीजिए। मान लीजिए कि कोई ऐसा वैल्यू है जिसकी वजह से पूरा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे x का वैल्यू आराम से निकाल लीजिए। तो 5x - 13 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में 13 हो जाएगा। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। तो x = कितना हो जाएगा? 13। अब इंटू में जो 5 है नीचे चला जाएगा। तो x का वैल्यू कितना मिल गया? 13/5। यानी शून्यक कितना हो जाएगा? 13/5 हो जाएगा। यानी बात को पकड़ने की कोशिश करो मेरे भाई। मैं शून्यक का मतलब समझाना क्या चाहता हूँ। जब भी इस तरह का समीकरण दिया रहेगा, चाहे वो अभी किस तरह का समीकरण है, ये रैखिक है। क्यों रैखिक है? क्योंकि पावर कितना है? अधिकतम 1 है। समीकरण तो द्विघात वाला भी दे सकता है, त्रिघात वाला भी दे सकता है। तो शून्यक पूछेगा तो कैसे निकालेंगे? तो ये तो सिंपल था, रैखिक, इसलिए निकाल लिए। द्विघात का पूछे या त्रिघात का पूछे तो उसे हमें हल करना पड़ेगा। हल करने के बाद जब x का वैल्यू आएगा ना, वही तो शून्यक होगा। अगर मान लीजिए हमने कोई सवाल किया, मान लीजिए x² + 5x + 6 लिया, ठीक है, बराबर में 0। इसको हल किया तो x का वैल्यू मान लीजिए -3 और -2 आ गया। एक बात कह रहा हूँ, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी है बताइए? 2 ठो। क्यों? क्योंकि शून्यकों की संख्या कितनी है? 2। कैसे? जब x का वैल्यू निकालोगे तो x का वैल्यू जितने बार आएगा, यानी x का मान जितने बार आएगा, जैसे यहाँ पे x का आंसर कितने बार आया? 1 बार, 13/5। लेकिन यहाँ पे x का आंसर इसको हल करने पे कितना आएगा? अभी मैं करके दिखाऊंगा, चिंता मत करिए, ठीक ना। जब इसको हम हल करेंगे तो कितना आएगा आंसर इसका? -3 और -2 आएगा। -3 और -2 आएगा, ठीक है। तो यानी x का आंसर 1 बार नहीं बल्कि 2 बार आ रहा है। एक बार -3 और एक बार -2। तो यहाँ पे कोई पूछे कि इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 2 होगी। यानी आंसर कितने बार आ रहा है? 2 बार। जब शून्यकों की संख्या पूछेगा तो आपको देखना है कि x का आंसर कितने बार आ रहा है। अगर x का आंसर 2 बार आ रहा है तो शून्यकों की संख्या 2। अगर x का आंसर 3 बार आ रहा है तो शून्यकों की संख्या 3। अगर x का आंसर 4 बार आ रहा है
तो शून्यकों की संख्या 4। इतनी बात आप समझिएगा, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो रहा होगा। यानी अगर आपसे कोई पूछे शून्य क्या होता है तो आप कहेंगे समीकरण का ऐसा वैल्यू जिसके वजह से पूरा समीकरण क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ऐसे सोचने में बहुत देर लग जाएगा इस तरह से सोचेंगे तो, क्योंकि यहाँ पे तो छोटा सा था इसलिए मैंने तुरंत सोच लिया कि हाँ x को हटा के आप 2 रख दोगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 में 4 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट दे देगा इस तरह से, तो थोड़ा सोचने में दिक्कत आएगा ना जी। इसलिए हम क्या करेंगे, जब भी इस तरह की बात आएगी और शून्य पूछेगा तो हम बराबर में 0 रख देंगे और 0 रख करके आंसर लाएंगे किसका, x का, और x का जो आंसर आएगा वही इसका क्या होगा, शून्यक होगा, यानी जीरोस होगा। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दे दे और कहते शून्यकों की संख्या बताइए क्या होगा, यानी शून्यक बताना है यहाँ पे, तो शून्यक कैसे बताओगे दोस्तों। अब बताइए शून्यक बताने का तरीका क्या बताया था मैंने कि x के जगह पे ऐसा वैल्यू रख दो कि पूरा वैल्यू क्या हो जाए, हल होने के बाद 0 आ जाए, सॉल्व होने के बाद क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो अब इस तरह की चीज़ों में आप सोचोगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा कि हम ऐसा क्या रखें। तो इसके लिए क्या करना होता है, हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, जानबूझ के 0 मान लेते हैं ताकि x का वैल्यू आसानी से निकाल सके। अब यहाँ पे द्विघात समीकरण वाला आ गया, तो ये ऐसा गुणनखंड आपने 8 क्लास या 9th क्लास में सीखा होगा, और अगर नहीं सीखा होगा तो यहाँ पे एक थंबनेल दिख रहा होगा, बेहतर तरीके से बेहतरीन ट्रिक के साथ मैंने समझाया है गुणनखंड यानी किस तरह से फैक्टर किया जाता है, चाहे वो सिंपल वाला हो चाहे वो रूट वाला हो, उसे जरूर देखना दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा। अभी मैं यहाँ समझा देता हूँ कि कैसे किया जाएगा इसे। अगर आपको डाउट हो तो वहाँ पे एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाया हूँ, जरूर सीखिएगा जा करके वहाँ पे। आइए स्टार्ट करते हैं। x² + 5x + 6 = 0 है। इसका गुणनखंड करने के लिए क्या करना होता है कि आपके पास यहाँ पे लास्ट में जो नंबर दिख रहा है, कितना है लास्ट में, 6, तो आपको सोचना पड़ता है कि हम ऐसा क्या पहाड़ा पढ़े कि 6 आ जाए और उसी को जोड़ दे या घटा दे तो 5 आ जाए, बीच वाले के बराबर। तो आप कहोगे सर 6 का अगर 1 से पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 कम 6 भी आ जाएगा, और 6 में से 1 घटा देंगे तो 5 भी आ जाएगा। बिल्कुल सही, मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। और अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि आप कह सकते हैं सर 2/3 6 भी हो जाएगा, 2 का 3 से गुणा करेंगे तो 6 भी आ जाएगा, और 2 और 3 को जोड़ देंगे, 2 और 3 को जोड़ देंगे तो 5 के बराबर भी आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, 5 के बराबर। यानी इसको गुणनखंड करने के लिए दोनों नियम लागू हो रहे हैं, तो दोनों में से किसको यूज करें। तो यहाँ देखिए सब जगह प्लस है, क्या है, सब जगह प्लस, तो घटाने वाले को यूज नहीं करेंगे, यानी इसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो किसका इस्तेमाल होगा, इस वाले का। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, x² सेम उतारिएगा, प्लस सेम उतारिएगा। इस 5x के जगह पे आप क्या लिख दोगे, 2x + 3x, हो गया ना, 2x और 3x जुड़ के 5x हो जाएगा, प्लस 6। यहाँ तक हो गया। अब ये दो हिस्सों में बांट दीजिए, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, x + 2, प्लस यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, x + 3 दूनी 6, 2 = 0। ठीक है। अगर आपको कहीं डाउट आ रहा होगा तो जैसा मैंने कहा थंबनेल वहाँ दिखाया मैंने आपको, उसको जरूर जाके देखिएगा, आपको पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए x + 2 जो सेम है उसे एक बार लिखेंगे और इसको दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 0 है बराबर में, ये 0 इस ब्रैकेट के लिए भी काम करेगा और यह 0 इस ब्रैकेट के लिए भी काम करेगा। तो x + 2 बराबर जब आप 0 लोगे, यदि जब आप इसके बराबर 0 लोगे तो x = क्या हो जाएगा, +2 उधर जाके -2 हो जाएगा। और यदि आप x + 3 बराबर 0 रखोगे तो x = +3 उधर जाके क्या हो जाएगा, -3। तो x का वैल्यू कै बार आया बताइए, तो 2 बार आया ना आंसर x का, कितना, 2 बार। कौन कौन से आंसर आया है x का, एक -2 आया है और एक -3। तो ये जो -2 और -3 आया है इसे ही क्या कहेंगे, शून्यक कहेंगे। तो कोई पूछ दे अगर कि यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताओगे प्यारे बच्चों, एक बार, 2 बार आंसर आया है इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 बार होगी। ठीक है। अगर 3 बार आंसर आया होता तो शून्यकों की संख्या 3 बार हो जाती। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ पता है आपको, क्योंकि मैंने वादा किया था अभी आपको कि आपको डीपली तरीके से इसलिए समझा रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, ताकि इससे रिलेटेड टिक आउट क्वेश्चंस पूछे तो आप धड़ाक से कर सकें। आइए स्टार्ट करते हैं आगे। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि शून्यक क्या होता है। मान लो कि यहां तक बात समझ में आ गया। अगर यहां तक बात समझ में आ गया तो वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिए अपने चाहने वालों को, अपने दोस्तों को, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख सके
अब दोस्तों हम लोगों ने शून्यकों को अच्छे से सीख लिया है दोस्तों। अब हम शून्यकों को जोड़ना और गुणा करना सीखेंगे, यानी शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होगा और शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होगा। गुणांक के आधार पर हम यहाँ पे फार्मूला दिखा रहे हैं, कोफिशिएंट के आधार पर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे शून्यकों के योगफल का सूत्र होगा दोस्तों -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। आपको याद रखने की, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी जस्ट समझा दूंगा यहाँ एग्जाम्पल दे करके कैसे निकाला जाता है। ठीक है, उसी तरह शून्यकों के गुणनफल का जो होगा फार्मूला होगा अचर पद बटे x² का गुणांक। अब आप सोच रहे होंगे अल्फा और बीटा क्या है, मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे एक उदाहरण लिया है द्विघात समीकरण का, तो इसका x का जब वैल्यू निकालेंगे इसको जीरो लाने के लिए, ठीक ना, तो कुछ तो आंसर आएगा ना जी। तो यहाँ पे अपने तरफ से एक फार्मूले के तौर पे मैंने लिया है, तो हमने ऐसे ही अपने मन से मान लिया कि हाँ मान लेते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, x का एक अल्फा आएगा और एक बीटा आएगा। आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अल्फा और बीटा मान लिया, ठीक है जी। तो इसलिए ये शून्यक हो गया, एक ठो शून्यक और दो ठो शून्यक, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, शून्यकों का योगफल, और इसी दोनों को गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल। अब ये निकाला कैसे जाएगा, एग्जाम्पल दे दे तो कैसे करेंगे। देखिए गुणांक क्या होता है सब समझ में आएगा, चिंता मत करिए। देखिए जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं यहाँ समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जांपल ले लेता हूँ, क्वेश्चन मान लीजिए आपको दे दिया 2x² + 5x + 3 = 0। अब यहाँ पे कह रहा है, ये आपको क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है, और कह रहा है बताओ इसका योगफल और इसका गुणनफल क्या होगा। शून्यकों का योगफल बताओ और शून्यकों का गुणनफल। तो योगफल को हम आसान भाषा में क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं कि नहीं। शून्यकों का योगफल क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो फार्मूला क्या होगा अल्फा प्लस बीटा का, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, होगा कि नहीं दोस्तों, बिल्कुल होगा। अब कैसे इसका आंसर आएगा, देखिए जब भी योगफल निकालने की बात आएगी तो यहाँ माइनस से माइनस उतार दीजिए, x का गुणांक। अब x का गुणांक क्या होता है समझिए, x का गुणांक जो x के बगल में हो, स्क्वायर वाले के नहीं, x वाले जिसके पावर में 1 है, जिसके पावर में 1 है, इस पावर x के बगल में क्या है 5, तो यही गुणांक होगा। गुणांक यानी इसके बगल में, अंग्रेजी में कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। तो इसके बगल में क्या है 5 है, तो ऊपर में क्या आ जाएगा आपका 5 बटे x² के बगल में क्या है 2, तो नीचे में आ जाएगा, तो हो गया आंसर। शून्यकों का योगफल निकाल लिया आपने आराम से। उसी तरह जब गुणनफल की बात करेगा तो गुणनफल का फार्मूला क्या होता है, अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म और x² का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ x²। अब ये कैसा निकलेगा, तो अचर पद क्या है, देखिए अचर पद इसमें क्या है 3 है। कैसे अचर पद पता चला मुझे, कांस्टेंट कैसे आप पहचानोगे, देखिएगा जिसके साथ x ना हो। जैसे यहाँ देखिए इस 2 के पास क्या है x है, इसलिए अचर पद नहीं होगा। इस 5 के साथ x है, इसलिए अचर पद नहीं होगा, कांस्टेंट टर्म नहीं होगा। इस 3 के पास x, y, z ये सब चीजें चर राशि नहीं है, इसलिए ये अचर पद कहा जाएगा। तो अचर पद कितना है 3, तो ऊपर में हो जाएगा 3 बटे x² का गुणांक कितना है, बगल में 2, तो हो जाएगा, तो आंसर आ गया 3 बटे 2। बताइए क्या कठिन है दोस्तों, बिल्कुल आसान है। आइए कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। अब दोस्तों 2 एग्जांपल यहाँ दिख रहे होंगे आपको, इसको भी कर लेते ताकि आपको एकदम स्ट्रांगली समझ में आ जाए कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे इसको निकालोगे तो आपका 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 में देखोगे तो योगफल और गुणनफल पहले ही दिया रहता है, और क्या पूछ देता है, समीकरण। अभी आप गौर से देखो ना मेरे दोस्त, यहाँ पे क्या है, समीकरण दिया है, क्या दिया है, समीकरण, और हम क्या निकाल रहे हैं, शून्यकों का योगफल और गुणनफल। तो इसी का उल्टा भी तो दे सकता है ना एग्जाम में, कि योगफल और गुणनफल दे दे और समीकरण पूछ ले, हो सकता है कि नहीं, पॉसिबिलिटीज है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, समीकरण दिया है, ठीक है, द्विघात समीकरण दिया है, यानी द्विघात बहुपद दिया हुआ है। यहाँ पे द्विघात बहुपद में हमें क्या निकालना है, मूलों का, या मूल भी कह देते हैं शून्य को कई बार, ठीक ना, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, ठीक है ना। तो यहाँ पे शून्यकों का योगफल निकालना यानी अल्फा प्लस बीटा निकालना है, और गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा निकालना है। चलिए निकालते हैं फटाक से। अल्फा प्लस बीटा फार्मूला क्या होता है, माइनस x का गुणांक, x का गुणांक यानी x के गुणे में कौन है 5, देखा भैया कितना आसान है। अब यहाँ पे क्या है, नीचे में x² का गुणांक, x² का गुणांक यानी नीचे में 7, हो गया आंसर, है कि नहीं, एकदम बिल्कुल है, मक्खन की तरह समझ में आएगा, एकदम बेहतरीन समझ में आएगा आपको। अल्फा इंटू बीटा, जैसे ही आप गुणनफल निकालोगे तो क्या हो जाएगा, अचर पद। अचर पद अभी जस्ट बताया मैंने, जिसके साथ x नहीं है वो अचर पद है, कौन, 10 बटे x² का गुणांक, अचर पद बटे x², x² के बगल में कौन है 7, हो गया आंसर। बताइए
है कि नहीं आसान, बिल्कुल आसान है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, 2x² माइनस 5x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा जब निकालोगे तो माइनस ए हो गया फार्मूले का, होगा कि नहीं फार्मूले का। अब x² का गुणांक, x² के बगल x का गुणांक, x के बगल में कौन है दोस्तों, x के बगल में है 5, लिख दिया 5, लेकिन यहाँ पे जो सामने में माइनस है उस माइनस को भी लिखना पड़ेगा। तो आप कहेंगे कैसे सर जी, यहाँ पे तो सामने प्लस था, प्लस को आपने नहीं लिखा। हाँ, प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सामने में अगर माइनस आ जाए तो माइनस को लिखने की ज़रूरत है। अब आगे देखिए, x² का गुणांक 2 हो जाएगा, हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5/2 आ जाएगा। उसी तरह अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो क्या होता है फार्मूला, अचर पद बटे x² का गुणांक। तो अचर पद इसमें क्या है 7, लेकिन सामने में माइनस है इसलिए माइनस लगाने की जरूरत पड़ेगी, और x² का गुणांक क्या है 2, हो गया आंसर। है कि नहीं दोस्तों आसान, बिल्कुल आसान होगा। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमारे पास शून्यकों का गुणनफल और योगफल दिया रहेगा। अब हम बहुपद निकालना सीखेंगे, समीकरण निकालना सीखेंगे, द्विघात बहुपद कैसे निकाला जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको सवाल कैसे पूछा जाता है कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है तो बताइए द्विघात बहुपद क्या होगा। ठीक है, यानी आपको इस बार शून्यकों का योगफल और गुणनफल पहले ही से दे देगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं हम पहला, मान लीजिए 1,2 ले लेते हैं, ठीक है, यानी योगफल कितना है 1, पहले में योगफल लिखा है ना, इसलिए कामा के इधर वाला योगफल होगा, यानी 1 जो होगा आपका, जब इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे तो 1 जो होगा वो क्या कहलाएगा, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है 2 दिया है। अब तो अपने बुक में आप चेक कर सकते हैं, आपको 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक ना। कामा के इधर वाले को अल्फा प्लस बीटा मानना, कामा के इधर वाले को अल्फा इंटू बीटा मानना, और जैसे कह रहा हूँ करने को ऐसे करना, ठीक है। अब द्विघात बहुपद निकालने का फार्मूला भी तो होगा ना कुछ, तो इसका फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब यहाँ पे आप कहोगे बाप रे बाप, रट्टा मारना पड़ेगा, ना 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 ना, करते करते अपने आप आ जाएगा। देखिए कैसे, अब यहाँ पे आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दे दिया है, तो क्या करिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या रख देंगे 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर रख देंगे 2 बराबर 0, हो गया आंसर। कितना आसान था। उसी तरह मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया जाए 2 - 3 दे दिया, ठीक है, तो एक इधर वाला क्या होता है आपको बता ही चुका हूँ, अल्फा प्लस बीटा, और इधर वाला क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। चलिए फार्मूला क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो x² यहाँ माइनस हमेशा रखना ना, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है आपके पास 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है आपके पास -3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो गया। देखा कितने आसानी से हम लोगों ने समीकरण को निकाल रहे हैं, यानी बहुपद ज्ञात कर रहे हैं, कब, जब आपको योगफल और गुणनफल दिया हो। अब एक बटे वाला क्वेश्चन लेते हैं जो फ्रैक्शनल होता है, तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ले लिया मैंने 1 और 1/4, ठीक है, कितना ले लिया 1 और 1/4, ठीक है। इसको करते हैं, इसे मिटा लेते हैं तब तक। दोस्तों ध्यान से देखिए, इधर वाला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, और इधर वाला क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। चलिए यहीं पे कर लेते हैं, क्या है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे रख लेंगे 1x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे रखेंगे 1/4 बराबर 0, ठीक है। आप चाहे तो इतने पे छोड़ सकते हैं, लेकिन मत छोड़िएगा, इसे सॉल्व कर लीजिएगा। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, क्योंकि बटे में आ चुका है तो आप ज़्यादा कुछ मत करिएगा, एक बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ। एक बटे खींचिए, जो नीचे में दिख रहा है उसे उतार लीजिए, 4 नीचे में दिख रहा है उतार लिए। अब जिसके नीचे में 4 है उसको सिंपल उतारिए 1, इस 1 के नीचे में 4 है इसलिए ऊपर वाला नंबर सेम उतार दिया जैसे का तैसा, ठीक है। लेकिन इसके नीचे में 4 नहीं है इसलिए 1 के पास 4 कर दीजिए 4x, यहाँ पे नीचे में 4 नहीं है इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या कर दीजिए 4x²। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों, बराबर 0। अब यहाँ तक अगर आपको क्लियर होगा तो क्या हो जाएगा 4x² माइनस 4x प्लस 1, अब ये 4 उधर 0 के पास जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये आपका समीकरण आ जाएगा। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि इस तरह के सवाल को कैसे किया जा रहा है तो एक बार फिर समझा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे x² प्लस 4x माइनस 1/3 है मान लीजिए, ठीक है। इसको सिंपल करना है तो क्या करना है आपको, बटे के नीचे क्या है, नीचे में 3 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यही है ना। तो बटे के नीचे में क्या है 3 है, तो 3 नीचे लिखो। अब जहाँ 3 है उसको सिंपल उतारो, -1 सिंपल उतार दिया, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे 3 था, लेकिन इसके नीचे 3 नहीं है इसलिए यहाँ पे गुणा कर दो, तो 3 का यहाँ गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 12x। यहाँ 3 नहीं है इसलिए गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 3x²। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा होगा, बराबर 0। अब 3 उधर जाके गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 3x² प्लस 12x माइनस 1 बराबर 0।
तो देखा दोस्तों, आपको योगफल दिया रहेगा तो गुणनफल आपको मूलों का योगफल और गुणनफल दिया रहे तो किस तरह से द्विघात बहुपद निकालते हैं। आप एनसीईआरटी में जाकर के सवाल को देखिएगा, आप दहाड़ के करोगे, एकदम बेसिक के दम पे इतना कुछ करा सकता हूं। तो सोचो कि जब हम लोग एनसीईआरटी, आरडी, आरएस जैसे सवालों को करेंगे, उसके बाद 10 साल से बोर्ड एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चंस को उठाता रहा है, हर तरह के क्वेश्चंस को, चाहे वो टिक आउट क्वेश्चंस हो या बड़े मार्क्स वाले क्वेश्चंस हो, हर तरह के क्वेश्चंस को करेंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आ रहा होगा और वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों। अगर आपको बेहतर लग रहा होगा, वीडियो मेरा बताया हुआ, समझाया हुआ चीजें समझ में आ रहा होगा, तो अपने चाहने वालों को, अपने दोस्तों को जरूर इस वीडियो को शेयर करिए दोस्तों। इतना विनम्र निवेदन है कि जरूर शेयर करिए ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जा सके। अब मुलाकात होगी दोस्तों इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए एकदम फोड़ के रख दीजिए दोस्तों। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है एकदम दहाड़ के करिए, मजा आ जाएगा दोस्तों। मुलाकात करेंगे अगले इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।